हेमंत अत्रे जी, महाअभियोग अगर आता है तो फिर क्या हो सकता है? माफी मांगने की मांग जो है वो जया बच्चन कर रही हैं, यानी कि पूरे तरीके से आर पार के मूड में है, क्योंकि लगातार जिस तरह का रवैया है विपक्ष का, ये कहना कि पक्षपातपूर्ण है, आप कुर्सी पर जो बैठे हैं आप उसकी मर्यादा का मान नहीं रख रहे हैं। बुशरा जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस मसले पर हमें सदन के बाहर बात, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और कंटेम्परेरी हिस्ट्री के अंदर ऐसे अवसर नजदीक आपको याद नहीं आएंगे कि इस तरह का आचार व्यवहार कभी किया गया हो चेयर से की तरफ से अपोजिशन की तरफ। डॉक्टर साहब ने शुरुआत की शबीना अदीब के एक शेर से, तो उसी पे मैं एक लाइन दो लाइन में भी कहना चाहूंगा। जो हालात है कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है। ये जो कुछ चेयर की तरफ से हो रहा है अपोजिशन के प्रति, जो कंटेम्पचुअस व्यवहार है, ये बेहद बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत ही खराब स्थितियां हैं चेयर की तरफ से भी और मेंबर साहिबान की तरफ से भी, जिस तरीके का एक दूसरे के ऊपर व्यवहार और लांछनबाजी। और आमतौर पर अगर आप देखेंगी, आसन जो होता है ना, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, आसन हो या आसन को धारण करने वाला हो, डॉक्टर साहब इस बात से सहमत होंगे कि उसकी एक मर्यादा होती है, उसकी एक गरिमा होती है और सदन की एक परंपरा होती है। और वो परंपरा हमारे दोनों, चाहे वो स्पीकर की चेयर हो या चेयरमैन की चेयर हो, वो दोनों क्या चेयर है? वो सदन को स्मूथली चलाने के लिए, व्यवस्था देने के लिए और बिना किसी भी पक्षपात के इश्यूज को सेटल करने के लिए और आम सहमति के जरिए। इसमें कोई मतलब उस तरीके का डिक्टाट नहीं चलाया जाता जो हमने सदन कवर की तरह लंबे समय तक। वो सबको मिलजुल कर, आपने देखा होगा हर सेशन से पहले ऑल पार्टी मीटिंग होती है स्पीकर के चेयर में, स्पीकर को भी डिनर पे बुलाते हैं। वो सारे का सारा एक माहौल रहता है भारत का, जो संविधान, जो संसद का जो इतिहास रहा है। आपको ध्यान है सोमनाथ चटर्जी जब स्पीकर थे और जो उत्तर प्रदेश के अब मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब बोलिए। जी, दोनों सदन स्थगित कर दिए गए निश्चित काल की, राज्यसभा भी और लोकसभा भी। अभी 5 मिनट पहले दोनों तरफ से संदेश आए। जी प्लीज करिए सर। ओके। सॉरी, तो मैं कह रहा था योगी आदित्यनाथ जी सांसद थे और वो सदन के अंदर बिलख पड़े जैसे एक बच्चा बिलखता है कि मुझे मार डालेंगे, जिस तरीके का पूरा वो सीन था। और आपको वो व्यवहार याद है, अगर आपको वो क्लिप देखेंगी तो सारा देश भावुक हो जाएगा कि सोमनाथ चटर्जी ने अभिभावक के तौर पर उनको किस तरीके से संरक्षण दिया। और दोनों ही चेयर्स का जो काम है वो ना केवल सदन का डेकोरम बनाए रखना है, सदन का स्मूथ संचालन करना है, बल्कि सदन के अंदर नियमों की अनुपालना हो एक अभिभावक के तौर पर। और खासतौर पर संरक्षण किसको चाहिए होता है? संरक्षण विपक्ष को चाहिए होता है। और ये चेयर का एक पुनीत कर्तव्य है कि विपक्ष को एक वो संरक्षण दे। लेकिन आपने पिछले 2 महीने के अंदर बहुत, और उससे पहले भी कुछ ऐसे विवाद देखे होंगे जो इस देश में कभी सुने नहीं गए। देश में ऐसा विपक्ष का कौन सा सांसद है जिसने संसद में ये नहीं कहा, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, कि जब हम बोलते हैं तो हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं या कैमरा कहीं और होता है? क्या ये भी कोई विवाद का विषय हो सकता है? सदन का जो लाइव टेलीकास्ट है वो तो दशकों से चल रहा है, ये पहले तो कभी शिकायत नहीं हुई। ये सारी शुरुआत यहां से होती है। उसके बाद मुझे उस नेता का नाम बताइए जिसके खिलाफ इस तरह का व्यवहार, अब विपक्ष की बात कर रहा हूं, श्रीमान ओम बिरला जी और धनखड़ साहब ने ना किया हो। धनखड़ साहब ने लीडर ऑफ अपोजिशन, जो उम्र में भी बड़े, अपने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उनके बारे में सदन के अंदर, चलते सदन के अंदर जयराम रमेश को क्या कहा कि आप क्यों नहीं बन जाते लीडर ऑफ अपोजिशन? क्या चेयर तय करेगी लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा? आप कल्पना कर सकती हैं इस बात की? महिलाओं के साथ आप एक बात आइए, आपने कहा कि मेरा हेमंत जी आप ये नाम लीजिए, मुझे वो नाम लेना चाहिए, पे जो कुछ लिखा हुआ वो नाम लेना चाहिए। ये तो एक सामान्य सी बात है। आपको जो पसंद है, डॉक्टर साहब को जो पसंद है वो नाम ले दूंगा। बड़े हैं तो डॉक्टर राकेश पाठक बोलूंगा, छोटे हैं तो डॉक्टर पाठक बोल दूंगा। वो एक सिस्टम है समाज का। लेकिन जिस बात को वो कह रही है कि आप ये नाम इस तरीके से ले लीजिए, उस पर भी कोई विवाद हो सकता है क्या? उस पर भी व्यवस्था देने लगे कि आप अपना नाम बदलने की एक प्रक्रिया है, वो मैंने भी लाभ उठाया था 1989 में, आप भी उठा लीजिए। मतलब समझिए आप क्या है।
मतलब ये है कि खुद खबरों में रहना है कंट्रावर्सी के जरिए। खबरों में आप दूसरे तरीके से भी रह सकते हैं। खबरों में रहने के बहुत तरीके होते हैं बुशरा जी, डॉक्टर साहब सहमत होंगे। आपका व्यवहार आपको खबरों में रख सकता है, आपका बड़प्पन, आपकी व्यवस्थाएं, आपका संचालन का तरीका और आपकी सौम्यता, सरलता, ये सारी चीजें भी आपको, आज भी हम सोमनाथ चटर्जी को याद करते हैं ना, तमाम ऐसे लोग चेयर पे रहे हैं जिनको आज भी देश मिस करता है। मीरा कुमार का आपको याद होगा, किस तरीके से सबको साथ लेकर चलने की बात। और अब जो स्थितियां हैं, जो सरकार की तासीर है कि हाँकना है, उसी हाँकने पे अब चेयर भी आ गई है। राहुल गांधी के प्रति जो ओम बिरला जी का जो रवैया होता है वो कभी देखा नहीं गया। दीपेंद्र हुड्डा के प्रति जो व्यवहार देखा आपने, बैठ जाइए, जैसे वो नर्सरी क्लास के बच्चे हैं और ये प्रिंसिपल है वहां के, ये ऐसे नहीं होता। और जो दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अभी सरकार को बड़े 2 महीने हुए हैं, अभी कहने को 58 महीने का कार्यकाल बचा हुआ है। चेयर का काम तो सदन को चलाना है, सदन को बाधित कराना थोड़ी है। यहां तो हो उल्टा रहा है और उसके पीछे आपको मंशा में जाना पड़ेगा, उसके पीछे आपको व्यवहार आचार में जाना पड़ेगा। हम सारा देश ये सारी बात मान रहे थे, सारे जर्नलिस्ट साथी भी जो पार्लियामेंट कवर करते हैं अब भी, उनका ये मानना था कि चूंकि इस बार अल्पमत की सरकार है, लोकसभा में बीजेपी का पूर्ण बहुमत नहीं है, तो इस बार शायद ओम बिरला को अध्यक्ष नहीं बनाएंगे, स्पीकर नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनका व्यवहार वगैरह विपक्ष के साथ ठीक नहीं रहा। लेकिन आप मोदी जी को जानती हैं कि इनका इलाज ही नहीं से करवाएंगे, उनको बनाया। और धनखड़ साहब का व्यवहार तो जग जाहिर है, जब राज्यपाल थे बंगाल के, तब उनके और ममता बनर्जी के बीच में क्या होता था। राज्यपाल पद की भी वही गरिमा, वही संवैधानिक पद है, वो सारी बातें, तो उसका भी ध्यान नहीं रखा गया। तो कहने का मतलब ये है कि आज की तारीख में आसन पर बैठकर, कभी आपने, डॉक्टर साहब तो बहुत बड़े हैं हमसे, इन्होंने देखा होगा, आसन पर बैठकर कोई आदमी पीएम चालीसा करता है क्या? प्रधानमंत्री का महिमा मंडन किया जा रहा है। और रही सही कसर जब पूरी कर दी, जब एक से अधिक मौकों पर श्रीमान चेयरमैन साहब ने आरएसएस का चालीसा कर दिया वहां पर कि मैं कुछ नहीं सुनूंगा मैं ये, और उसका कोई संदर्भ नहीं था, आरएसएस का कोई संदर्भ नहीं था जब उन्होंने उसका महिमा मंडन किया, कुर्सी पर बैठकर, आसन पर बैठकर। और शपथ क्या है? अनुराग या द्वेष, भय या पक्षपात, ये शपथ है आपकी संवैधानिक। और आप एक संस्था जिस पर सरदार पटेल बैन लगा चुके हैं, उसको स्पीकर, चेयरमैन की कुर्सी पर बैठ करके उसका महिमा मंडन कर रहे हैं। ये देश ने कभी देखा क्या? और क्या देश इसको बर्दाश्त करेगा क्या? वो किसको खुश कर रहे हैं? जो लोगों का मानना है, दुर्भाग्य से वो एक संवैधानिक पद पर है, मुझे नहीं पता कि उनको इस तरह का व्यवहार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस संसद के अंदर, इस जो बीजेपी का सिस्टम है, नरेंद्र मोदी का जो सिस्टम है, यहाँ हर आदमी की एक शेल्फ लाइफ है और उसकी यूटिलिटी है। जब तक उसकी यूटिलिटी है उसको यूज किया जाता है, उसके बाद उसका क्या बनाया जाता है। आडवाणी जी उसका उदाहरण है, मुरली मनोहर जोशी जी उसका उदाहरण है, वेंकैया नायडू जी उसका उदाहरण है, और कौन पता आगे कौन कौन और उदाहरण होने वाले हैं। तो ये बात जगदीप धनखड़ जी को नहीं भूलनी चाहिए कि यहाँ पर तो हर आदमी की एक शेल्फ लाइफ है, उसकी एक यूटिलिटी है, उसके बाद उसका उधर जाने वाला कार्यक्रम भी है। क्यों कर रहे हैं ऐसा धनखड़ साहब? क्यों आरएसएस का चालीसा कर रहे हैं, वह क्यों मोदी जी का चालीसा कर रहे हैं? या आपने सदन के बाहर देखा होगा, जिस तरीके से झुक करके प्रणाम करने की बात थी, या जो संसद का उद्घाटन हो रहा था, वो सारे पिक्चर्स इस देश को याद है। मैं उन विवादों में नहीं पड़ना चाहता। विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू बोथ द चेयर्स, व्हाट आई मीन टू कम्युनिकेट इज कि गरिमा उनको खुद कायम करनी पड़ेगी। मेंबर्स उनकी गरिमा नहीं बना सकते। पद की गरिमा पद का धारक बनाता है। इट इज द मैन हु मेक्स द चेयर इंपॉर्टेंट। वन हैज टू अंडरस्टैंड दिस। और कर क्या रहे हैं? उनको ये लगता है कि इस सब को करने से शायद मेरा राष्ट्रपति के लिए नंबर आ जाएगा। वो नहीं समझ रहे हैं मोदी जी की कार्यशैली को। उन्होंने अमित शाह को देश की भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, गृह मंत्री दूसरी बार बना दिया। उनकी इच्छा क्या थी अमित शाह की कि मैं गुजरात का मुख्यमंत्री बनूं। गुजरात का मुख्यमंत्री नहीं बनाया आज तक। तो ये बात किसी को भी नहीं भूलनी चाहिए। बेसिकली क्या है कि जब आप इस पद पर हो, अगर आप इस पद पर अपना व्यवहार, आचार और जो लोकाचार है, अगर वो ठीक रखेंगे, तो आप खुद ही, लोग ही कहेंगे कि धनखड़ साहब को राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए, ही इज द फिट पर्सन। और इस तरह का व्यवहार करने से क्या होगा कि पहले ही आप और हम भी ये कहेंगे कि इज ए कंट्रोवर्शियल फिगर। तो ये सब क्यों किया जा रहा है? ये किसी खास व्यक्ति, खासतौर पर मोदी जी की नजरों में बने रहने के लिए। लेकिन वो एक बात नहीं समझ रहे कि आज की तारीख में मोदी जी का जो संख्या बल है,
हालांकि राज्यसभा में आपने कहा कि अल्पमत में है सरकार, वो अगले महीने बहुमत में आ जाएगी, वो कोई बड़ी चीज नहीं। अभी चुनाव होने वाला है, उसमें बहुमत में आ जाएंगे वो मार्जिनल। लेकिन आज की तारीख में मोदी जी ये कभी नहीं चाहेंगे कि संसद के बाहर आम आदमी के बीच में ये धारणा बढ़े कि सरकार देश को हाँक रही है और सरकार संसद को हाँक रही है, और किसी भी विवाद से मोदी जी आज की तारीख में बचना चाहेंगे। तो होना तो ये चाहिए कि दोनों चेयर्स मोदी जी का काम आसान करें, और हो उल्टा रहा है कि दोनों चेयर लगातार मोदी जी का काम मुश्किल करती जा रही है। आपने कभी सुना था कि संसद के अंदर किसी का भी भाषण का 3/4 हिस्सा काट दिया जाए, अंबानी अडानी हर बार हटा दिया जाए? ये कौन डिसाइड कर रहा है? लीडर ऑफ अपोजिशन का सारा भाषण उड़ा दिया जाता है, 2/3 भाषण उड़ा दिया जाता है। ये कभी आपने पहले सुना था क्या? तो ये जो नई तहरीर लिखी जा रही है, ये डेमोक्रेसी के लिए भी खतरनाक है और इन पदों की गरिमा के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि आप अपनी अथॉरिटी किसी और के हाथ में दे रहे हैं, विच इज बैड। तो बेसिकली क्या है बुशरा जी, आने वाले टाइम में अगर धनखड़ साहब ने और अगर ओम बिरला साहब ने अपना व्यवहार नहीं बदला, उसको अगर थोड़ा सा स्मूथ नहीं किया, अगर ये एरोगेंस और स्मगनेस नहीं छोड़ी, तो सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे। अब डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि राज्यसभा में जब लाएंगे तो महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा, और जब लोकसभा में लाएंगे तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। दोनों में फर्क है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो है वो सदन के सदस्य नहीं होते। उपराष्ट्रपति बाय वर्च्यू ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एज वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन होते हैं हाउस के। तो वहां पर उनको हटाने के लिए महाभियोग लाना पड़ेगा। महाभियोग सफल होगा या नहीं होगा एक अलग विषय है, लेकिन उस महाभियोग की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, क्या धनखड़ साहब ने उसकी कल्पना की है कि जब वो चल रहा होगा, उस पर बहस चल रही होगी, वो चेयर पे नहीं बैठ सकते, डिप्टी चेयरमैन बैठेगा? और क्या इस बातों का मतलब क्या है? एक महिला सांसद, सम्मानित सांसद, उम्र में भी बड़ी है, सीनियर सिटीजन है, और मैं कहता हूं चाहे छोटा भी हो, सारे माननीय सांसद हैं। किसी को डिमीन क्यों करना है? किसी की मजलिंग क्यों करनी है? सिर्फ इसलिए कि वो ओपोजिशन में है, और उसको हड़काने से, उसको हैकल करने से देश का सुप्रीम लीडर खुश होगा। अगर ये चेयर का रवैया है तो माफ कीजिएगा बुशरा जी, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, सदन की गरिमा के लिए अच्छा नहीं है, और चेयरमैन हो या स्पीकर हो, उनकी भी पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। देखिए बुशरा जी, जो दादागिरी की बात है, बेसिकली लोकतंत्र में एक तो दादागिरी की कोई गुंजाइश नहीं होती, और ना ही दादागिरी शब्द, या वो दादागिरी बेसिकली इज ए माइंड सेट एक्चुअली, और लोकतंत्र में उसकी कोई गुंजाइश होती नहीं है। लोकतंत्र का मतलब होता है कानून, न्याय, प्रक्रिया, नियम, और उसके हिसाब से संख्या बल, और उसके हिसाब से संचालन। ये साधारण सी बात है। तो दादागिरी की गुंजाइश तो वैसे नहीं बचती है लोकतंत्र में। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 10 साल से चल ही दादागिरी रही है, और संचालन की जगह हाँकना चल रहा है, जो सबने देखा। इस देश के 3 कृषि कानून कैसे पास हुए थे, सारे देश ने देखा। अब जो ये 3 न्याय संहिता और आचार संहिता ये जो सारे पास किए हैं, इनका आपने हाल देख लिया कैसे पास हुए। कि आधे विपक्ष को ही सस्पेंड करके छुट्टी कर दी, जो वहां मौजूद नहीं थे उनको भी सस्पेंड कर दिया। ये बात बेसिकली विपक्ष भारी पड़ा या नहीं पड़े का सवाल नहीं है। इसको आप एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में ये देखिए कि विपक्ष 10 सालों के बाद अपनी आवाज वापस हासिल कर पाया, एक। और आम आदमी की जो आवाज संसद के अंदर दबा दी गई थी, कुचल दी गई थी, बंद कर दी गई थी, वो आवाज फिर से मुखर हुई विपक्ष के जरिए। और इसको बेसिकली क्यों दिखाया जा रहा है इस तरीके से, उसका कारण समझना पड़ेगा आपको। आज भारतीय जनता पार्टी, दोनों आसन और तमाम चीजें, अब ये तो बात कर रहे हैं हम सब कि ये क्या हो रहा है। कभी कभी हमें ये भी सोचना चाहिए एकेडमिकली कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण है बुशरा जी। ये क्यों बेसिकली, अगर आपने देखा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी के टाइम में जो भाजपा थी, उस टाइम बीजेपी के पास कौन कौन लीडर थे, किस लेवल के लीडर थे, और वो किस तरह का आर्टिकुलेशन करते थे। आप और मैं उनकी विचारधारा से सहमत हो या ना हो, लेकिन वो एक ऑथेंटिसिटी के साथ, कन्विक्शन के साथ अपनी एक विचारधारा का पर्सपेक्टिव रखते थे। डॉक्टर साहब सहमत होंगे मेरी बात से। अब जो स्थिति है, जब से जो ये मोदी की भाजपा आई है, ये वो भाजपा नहीं है। ये भाजपा को देख लीजिए आप, इनका कैबिनेट देख लीजिए, इनका पूरा सिस्टम देख लीजिए। प्रॉब्लम क्या है और क्यों है वो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। ये बेसिकली इनके यहां आज की तारीख में टैलेंट का बहुत सीवियर डेफिसिट है। आप कैबिनेट में देख लीजिए, आप पार्लियामेंट्री पार्टी में देख लीजिए, आप कहीं पर भी देख, इनकी सारी अपॉइंटमेंट्स में देख लीजिए। राज्यपालों के खिलाफ जिस स्टेट में जाओ अपोजिशन सरकार, वहीं पे स्यापा चल रहा है। कभी सुना था आपने? एक आध स्टेट में वंस इन ए वाइल कोई इवेंट होती थी। यहां तो रोज के सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, कोई एलजी के खिलाफ जा रहा है,
कोई पंजाब का गवर्नर पहुंचा हुआ है, कोई केरल का पहुंचा हुआ है, कोई तमिलनाडु का पहुंचा हुआ है। क्या है ये बेसिकली टैलेंट डेफिसिट है कि मेरी गुंजाइश तो है हवलदार बनने की और आपने मुझे बना दिया डीजीपी, तो मैं क्या करूंगा फिर? तो वो सारी स्थिति एक है। दूसरी जो है, अब चूंकि अपना काडर के अंदर तो भरोसा नहीं रहा इनका, ये कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा वाशिंग मशीन में डालते हैं और उसको दूध से सफाई करके और उसको चमका के कोई कैबिनेट में शपथ दिला देते हैं, कहीं दिला देते हैं। ना तो उनको बीजेपी की विचारधारा से मतलब है, ना मूल भाजपा की संस्कृति से मतलब है, ना उनको सिद्धांतों का पता है। तो उनका बेसिकली क्या है कि उनको सुप्रीम लीडर को खुश रखना है। टैलेंट डेफिसिट इज वन। दूसरी प्रॉब्लम सुप्रीम लीडर की खुशी है। तीसरा जो सबसे बड़ी बात है इसके अंदर, मीडियोकर लोग आ गए हैं। मीडियोकर जो आदमी है उसको सामने वाला इंटेलिजेंट झेल ही सकता ही नहीं। वो जब मीडियोकर आदमी के सामने जब आप इंटेलिजेंट को ले आओगे तो उसका रिएक्शन क्या होगा, जरा कल्पना करके देखिए आप उसकी। वो क्या करेगा? वो एक्सीलेंस और टैलेंट को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो फिर वो क्या करेगा? ही विल स्टार्ट शाउटिंग। वो उस तरह के शब्द प्रयोग करेगा, वो उनको मजल करेगा, वो उनको डिमीन करेगा और एक्सीलेंस को बर्दाश्त नहीं कर सकता, टैलेंट को बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई भी मीडियोकर आदमी। तो आज भाजपा की त्रासदी ये है कि जो अपने जितने जो थे, जो अपने काडर से जिसको कहते हैं हम निकल के आए थे, वो सारे तो दरी बिछा रहे हैं, और जो बाहर की वॉशिंग मशीन में जिनको निरमा वगैरह में धो करके किया है वो सारे सरकार चला रहे हैं। कुछ ब्यूरोक्रेट सरकार चला रहे हैं, जिनका सरकार के संचालन से कोई मतलब नहीं था, वो तो ब्यूरोक्रेट ही थे। कल मैं हैरान रह गया, पार्लियामेंट के अंदर स्तब्ध रह गया मैं कि विनेश फोगाट के मामले में देश का खेल मंत्री ये कह रहा है कि हमने 70,52,000 इतने रुपए खर्च कर दिए। किसी ने पूछा आपसे? और क्या कोई एहसान कर रहे हैं आप, या आप अपने घर से लगाए हैं आपने? देश के अंदर तमाम योजनाएं हैं, ओलंपिक मेडल हाउस स्कीम है, तमाम चीजें हैं। आप तो उस फियस्को का जवाब दीजिए कि विनेश के साथ जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार है, उसकी जांच कब होगी और व्हेन हेड्स विल स्टार्ट रोलिंग। उसका जवाब आपने दिया। आप किस बात का जवाब दे रहे हैं कि हमने खर्च इतना कर दिया? तो ये वो चीज है पुष्रा जी, डॉक्टर साहब इस बात को मानेंगे कि ये जो मूल है, ये मूल कष्टप्रद है कि मोदी जी ने चारों तरफ ऐसे खोखले आदमी इकट्ठे कर लिए हैं जिनका ना तो संसदीय परंपराओं से कोई लेना देना है, ना संविधान से कोई लेना देना है, ना उनको आचरण का पता है, ना उनको मर्यादा का पता है, ना लोक व्यवहार का पता है। उनके अंदर दो चीजें हैं, एरोगेंस है और कूट कूट के स्मगनेस भरी हुई है, और वो दोनों चीजें भी अपोजिशन के प्रति भरी हुई है। तो इस तरह की जो चीज है वो इस डेमोक्रेसी को प्रोग्रेसिव नहीं बनाती, वो प्रगतिशील डेमोक्रेसी नहीं है। हम रिग्रेसिव डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं कि जिसके मर्जी आए जो कुछ कहते। संसद के अंदर प्रधानमंत्री अपने लीडर ऑफ अपोजिशन को बाल बुद्धि कहता है। आपने कभी सुना था? एक दूसरे का कितना सम्मान था। राहुल, जब ये नेहरू जी थे और सामने जो तमाम इनके लोग होते थे, अटल जी को क्या कहते थे वो रात को पार्टियों में कि आज तो बड़ा जबरदस्त बोले, और वो खालू देते थे नेहरू जी की। तो बेसिकली वो कल्चर क्या है डेमोक्रेसी की कि आप जो इसको कहते हैं हम विपक्ष नहीं प्रतिपक्ष, और राजनीतिक विरोधी है, राजनीतिक शत्रु नहीं। तो मोदी जी एक नई संस्कृति लेके आए हैं जो उन्होंने गुजरात में पल्लवित की थी वहां लंबे समय तक, उसको दिल्ली में ले आए हैं कि जो भी प्रतिपक्ष में है वो हमारा विरोधी नहीं शत्रु। और वो जो शत्रु भाव है वो पूरी सरकार के संचालन में भी दिखता है, एजेंसियों के संचालन में भी दिखता है, और ओवरऑल देश के अंदर जो भय का माहौल क्रिएट किया गया है वो कहीं ना कहीं वहीं से निकल के आता है कि टैलेंट डेफिसिट है, तजुर्बा नहीं है, मीडियोकर सिस्टम है। तो उसमें कहीं ना कहीं सारी चीजें बैक बर्नर पे चली गई है, और सुप्रीम लीडर का सेटिस्फेक्शन, उसका एजेंडा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ देम। तो ये जो सारी हालात बने हैं इस बार वो नहीं चलने वाला है। आप अविश्वास प्रस्ताव ले आइए, महाभियोग प्रस्ताव ले आइए, डॉक्टर साहब ने बहुत ठीक कहा कि वो प्रस्ताव पास होंगे या नहीं होंगे का सवाल नहीं है, उससे दोनों चले जाएंगे या नहीं चले जाएंगे वो भी सवाल नहीं है। सवाल ये है कि उस दौरान में जब उसमें बहस हो रही होगी, क्योंकि विपक्ष के पास उतने नंबर तो है कि वो महाभियोग ला सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकते हैं, और वहां जब उनके सारे जो एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन है वो उनके सामने रखे जाएंगे और पूरा देश इसको लाइव देखेगा, तो मोदी जी क्या करेंगे? व्हाट फेस ही विल बी लेफ्ट विद? तो क्या मोदी जी ऐसी सरकार चाहते हैं, ऐसी संसद चाहते हैं? तो मुझे लगता है दोनों चेयर्स को अपना जो व्यवहार है, अगर उनको कोई कड़वी बात कहनी है तो भी उसको सरलता के अंदाज में कह सकते हैं। जिस तरीके से धनखड़ साहब कह रहे थे कि आई डोंट केयर, वास्तव में वो चुभने वाली बात है।
व्हाई डोंट यू केयर देन, बट फॉर यू आर हेयर। इसका तो दूसरा सवाल भी है ना, इफ यू डोंट केयर देन व्हाई यू आर हेयर। तो ये सारी चीजें हैं, देश देख रहा है। अल्टीमेटली मोदी जी को ही हैज टू कम टू बेसिक्स, और बेसिक्स ये है मर्यादा, संयम और आचार व्यवहार, परंपराएं, लोक नीति, लोक लाज, इन सारी चीजों को लागू करना पड़ेगा। वरना इस बार सदन का संचालन हो, सरकार का संचालन हो, नीतियों का निर्माण हो, वो उस तरीके से नहीं हो पाएगा जो मोदी जी जिसके सिद्धहस्त हैं और पिछले 10 साल से वो हाँकते आए हैं। ऐसा मेरा मानना है।